हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का क्लास है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट क्लास है। और इस क्लास में हम लोग आगे की एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट इसमें है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारे बॉडी को बाहर के कोई भी किसी भी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। इसीलिए जो टी लिम्फोसाइट्स होंगे ये टी लिम्फोसाइट्स क्या देंगे हमें, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इम्यूनिटी इज़ अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। यानी HIV जब इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में तो उससे कौन से इम्यूनिटी मतलब अफेक्ट होगी। ठीक है, तो उससे सेलुलर इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। जैसे टी लिम्फोसाइट ये सब जो होता है वो अफेक्ट होगा। ओके, तो टी लिम्फोसाइट ही सबसे पहले आकर फाइट करते हैं इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है, और ये हमारे बॉडी को सेलुलर इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू। देखिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो ये बी सेल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें कि कौन सी वेन द बॉडी इज़ एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी बाय हैविंग डिजीज़ रिकवरी और बाय वैक्सीनेशन इट इज़ नोन एज। देखिए कोई जब हमारा बॉडी जो है वो अपना खुद से एंटीबॉडी बनाएगा तो ये कैसे हो सकता है, ये तो या तो उस बीमारी से हो सकता है, ठीक है, या उसका रिकवरी से हो सकता है, या फिर वैक्सीनेशन से हो सकता है कि जैसे इंजेक्शन लगा तो उसका बॉडी क्या हुआ, उससे उसके लिए रिएक्ट किया और एंटीबॉडी बनाया। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी बन रहा है इन 3 केस में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम इसको क्या कहते हैं, जो बाहर से हमने इम्यूनिटी लिया, बाय बर्थ नहीं है, ये किसी से मिला नहीं है इम्यूनिटी, तो इस तरह के इम्यूनिटी को अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अक्वायर्ड का मतलब ही होता है बाहर से अक्वायर करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें है कि इम्यूनिटी अक्वायर्ड फ्रॉम DPT वैक्सीनेशन इज़ बाय वैक्सीनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए DPT वैक्सीनेशन जो है ये जो है एक अक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्वायर्ड में भी है कि ये अब एक्टिव है या पैसिव इम्यूनिटी है। तो ये कैसा इम्यूनिटी होता है, एक्टिव इम्यूनिटी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी। जैसे इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी हमारे बॉडी को क्या करता है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी को बहुत जितने भी तरह के इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी 2 तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। क्या होता है, एक्टिव और पैसिव होता है। ठीक है, ये फिर एक्टिव और पैसिव जो है अक्वायर्ड और इनेट 2 तरह के इम्यूनिटी पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं। कौन सा, यहाँ पर मैं ऐसे बताऊँ कि ये अक्वायर्ड यानी कि बाय आफ्टर बर्थ इसको जब इंसान को इम्यूनिटी मिला, और एक है कि इनेट यानी बाय बर्थ ही उसको इम्यूनिटी मिला। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, एक्टिव और पैसिव, और इसमें भी क्या होगा, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये मतलब शॉर्ट में बिल्कुल मैं इसके टाइप्स बताई, तो यहाँ पर वही सब है। जो भी वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी मिलेगा वो एक्टिव होगा और कैसा होगा, अक्वायर्ड का होगा। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इस पे है कि वैक्सीन एंड टॉक्साइड प्रोड्यूस। देखिए जो भी वैक्सीन्स हैं और टॉक्साइड्स हैं वो हमारे शरीर में कैसा अक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमने अभी देखा, ठीक है। जो हम लोग को बाहर से इम्यूनिटी मिल रहा है, किसी वैक्सीन से मिल रहा है, किसी टॉक्साइड से मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी मंथ्स बेबी यूज़ ओनली मदर्स इम्यूनिटी, ठीक है। यानी कितने महीने के बच्चे में मदर्स की इम्यूनिटी होती है और वो यूज़ करते हैं, उनका अपना जो शरीर है वो इम्यूनिटी नहीं बनाता है स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में, तो वो कितने मंथ तक नहीं बनाएगा और वो सिर्फ मदर के इम्यूनिटी से चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ तक जो बच्चा है वो अपने शरीर का इम्यूनिटी नहीं खुद से बनाता है, वो मदर के दिए हुए इम्यूनिटी से क्या करता है, अपने आप को बचाता है किसी भी इन्फेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट इमिडिएटली आफ्टर एक्सपोजर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। अब आप खुद से सोचिए डिप्थीरिया जो होता है, और ये क्या है डिप्थीरिया की, ये इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो जब ऐसा कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से कोई एक्सपोज़र होता है तो उसको तुरंत फिर उसका एंटीटॉक्सिन दिया जाता है, ठीक है। अब ये एंटीटॉक्सिन क्या होता है, तो ये इस तरह का जो एंटीटॉक्सिन होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। ये क्या है, एंटीसेप्टिक कहिए या एंटी सीरा कहिए, ये सीरम है, ठीक है। ये एंटी सीरा होता है, क्लियर है। तो ये जो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होता है ये एंटी सीरा होता है और इसको बॉडी में देने से उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर्स एट पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, कौन सा है, इसमें से कौन सा ऐसा है एंटीबॉडी जिसका 5 मतलब एंगल्स में स्ट्रक्चर होता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो IgM है, IgM, ये IgM का 5 जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है ये इसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें है कि मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सीरम इज, ठीक है। मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सीरम इज, जो हमारे सीरम में सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, IgG। कौन सा होता है, IgG। तो IgG जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि इम्यूनोग्लोबिन आर, इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो ग्लूकोज भी कंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है कि ए ग्रेनुलोसाइट इज साइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब एक ग्रेनुलोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें ल्यूकोपेनिया होता है, यहाँ पर ए होगा, ल्यूकोपेनिया होता है। तो ल्यूकोपेनिया का मतलब जो WBC का काउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये WBC काउंट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, इसको हम क्या कह देंगे, ल्यूकोपेनिया, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट है कि टिश्यू इंजरी फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड मार्क्ड न्यूट्रोफिल रिएक्शन लीड टू, मतलब जब टिश्यू इंजरी होगा हमारे शरीर में कहीं भी कट लगेगा तो उसके थ्रू एक्यूट इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्क्ड न्यूट्रोफिल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, वहाँ पर न्यूट्रोफिल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे। मान लीजिए ये शरीर का हाथ है मान लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा भी कट लगता है तो यहाँ पर पहले सूजन होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आकर रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसके वजह से क्या होगा, लीड टू सुप्रवेशन। सुप्रवेशन मतलब पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रवेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इम्यूनिटी मीन्स क्या है, इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी का क्या मतलब है। तो इम्यूनिटी का मतलब है कि लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू पर्टिकुलर डिजीज़। कोई भी डिजीज़ के लिए अगर हमारा शरीर रेजिस्ट कर रहा है, हमारा शरीर रोक रहा है, बचा रहा है हम लोग को, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज़्म इज, यानी इम्यून मैकेनिज़्म का चीफ रेगुलेटर कौन होता है। ठीक है, कौन होता है चीफ रेगुलेटर, जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ये हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज़्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें है कि हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू, हेल्पर सेल्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं, टी सेल्स आते हैं। क्या आते हैं, टी सेल्स आते। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और आप लोग को अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आता है तो आप आंसर कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें है कि इन्फेक्शन इन बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, अगर कोई भी इन्फेक्शन शरीर में होता है तो उसके वजह से क्या फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी स्टार्ट हो जाएगा बनना। देखिए जैसे ये इंसान है, ठीक है, ये ह्यूमन है, और इसमें अगर कोई भी एंटीजेन आता है, एंटीजेन आता है, तो ये एंटीजेन के अगेंस्ट में शरीर के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पर शरीर के अंदर क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। तो एंटीजेन कहाँ से आया, बाहर से आया, और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में शरीर के अंदर बना। ठीक है, और ये एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होने लगेगा, और फिर इंसान को प्रिवेंशन किया जा सकता है इस बाहर के माइक्रोब से, एंटीजन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ क्लॉटिंग, कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी के कारण क्लॉटिंग नहीं होता है, क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होने लगता है। तो विटामिन के जो है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जहाँ भी अगर शरीर में कट लगा तो इस कटे हुए पोर्शन में ये क्या होता है कि ब्लीडिंग को क्लॉट कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग ना हो, उसको रोका जा सके, और पर्सन को हाइपोवोलेमिया यानी कि शॉक ये सब से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद है कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जो क्लॉटिंग टाइम हम सीटी कहते हैं, वो प्रोलॉन्ग्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए अगर शरीर में कहीं कट लगता है और जल्दी से वो जम नहीं रहा है, वहाँ पर ब्लीडिंग मतलब ब्लड रुक नहीं रहा है, तो ये किसकी कमी के कारण ऐसा होगा, विटामिन के कमी के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द एजेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ वारफेरिन ट्रीटमेंट इज। देखिए वैसा इंसान जो वारफेरिन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि कोई इंसान है, ठीक है, अब वारफेरिन का क्या काम होता है, ये जो है हमारे शरीर में क्लॉट बनने से रोकता है। ठीक है, विटामिन के को क्लॉट बनाता है और वारफेरिन क्लॉट बनने से रोकता है। ये एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एंटीकोगुलेंट होता है तो ये क्या करेगा, क्लॉट बनने से रोकेगा। तो वैसा इंसान जिसको क्लॉट बनने से रोकने वाला दवाई नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब नहीं देना होता है,
तो उसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? उसके लिए हम एस्पिरिन ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि जिस इंसान को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वारफेरिन से, उसको हम एस्पिरिन दे सकते हैं। उसको हम क्या देंगे? एस्पिरिन देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एंटरिंग द रेडीमेड एंटीबॉडी इनटू पेशेंट बॉडी, मतलब रेडीमेड बना बनाया हुआ एंटीबॉडी को हम अगर शरीर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, डालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव यानी ऐसा जिसमें मेरे शरीर से कोई एनर्जी नहीं लगा, और एक्वायर्ड यानी मैंने बाहर से लिया। तो इस तरह का रेडीमेड इम्यूनिटी बना बनाया हुआ कब दिया जाता है? जैसे मान कर चलिए कोई एक्सीडेंट है, सडन एक्सीडेंट है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो उस टाइम में बना बनाया हुआ रेडीमेड एंटीबॉडी को शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम सब में यहाँ पर जितने ऑप्शन रहेंगे उसमें ज़्यादा होगा एक को छोड़कर। ठीक है, तो किसको छोड़कर होगा? तो यहाँ देखिए, जो वाइपर बाइट, अगर वाइपर जो स्नैक बाइट होता है उसमें क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि बहुत देर तक ब्लीडिंग मतलब ये क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें भी क्या होगा? क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग कम होगा। और वॉन विल ब्रैंड डिजीज़, इसमें क्या होगा? इसमें भी क्लॉटिंग होगा, लेकिन जो मतलब इसमें क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा इन सारी चीज़ों में, लेकिन ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। लेकिन जो हीमोफीलिया होता है उसमें कभी भी ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग, इसमें क्या होता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है। जब कट लग जाएगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, ब्लीडिंग बिल्कुल तो होते रहेगा। तो इसको, इस कंडीशन को हम हीमोफीलिया कहते हैं, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज़, हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 10,000 से 4,50,000 पर mm³। ठीक है, यानी कि 1,00,000 से 10,000 नहीं, सॉरी, 1,00,000 से 4,50,000, 1,00,000 to 4.5 लाख हम कह सकते हैं कि इतना जो होता है वो प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट, मतलब ड्रग। ठीक है, यहाँ पर कौन सा 4 में से है जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी कि जो क्लॉटिंग होने से रोकेगा, वो है एस्पिरिन। कौन सा है? एस्पिरिन जो है ये एंटी प्लेटलेट का क्या काम होता है हमारे शरीर में? जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, और ये अगर एंटी लग गया यानी अपोजिट, यानी कि इसका अब ये ऐसा बन गया, ऐसा हो गया कि अब ये क्लॉटिंग नहीं करेगा, नॉट क्लॉट करेगा। तो कौन सा यहाँ पर ऐसा है? इसमें एस्पिरिन जो है वो क्लॉटिंग नहीं करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसे ही अच्छे से रिवीजन करेंगे। इससे एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत हेल्प होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इम्यूनिटी से क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, सो इस वजह से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पर ये हमारे MCQs हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।